नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको फिजिकल एजुकेशन के हर प्रकार के वीडियोज़ लगातार मिलते रहते हैं। तो जो हमारा एक प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उनके क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चली, उसका 20वां पार्ट में लेके आ गया हूँ। और हम कोशिश करें कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए क्वेश्चंस हैं उनको पूरा करें, और इसके लिए फिर बार बार हमें वो रिवाइजन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारी कोशिश जारी उसी सीरीज़ में ये 12वां पार्ट आ गया है, जो लगातार पार्ट आपको मिल रहे हैं। हालांकि कुछ पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्स बच्चों के नहीं आ रहे। जैसे 19वां जो हमारा पार्ट था उसके ऊपर लगभग मुश्किल से 150 व्यूज़ भी नहीं हुए। तो पता नहीं, बच्चे बहुत सारे पार्ट में अच्छा इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पार्ट पता नहीं कहाँ पे दब जाते हैं, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का वो नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा मोटिवेटिंग भी हो सकता है कि आप उस चीज़ को देख नहीं रहे, मैं फिर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप मेरे को बता सकते हो आपको किस प्रकार की चीज़ें चाहिए, लेकिन फिर भी ये सीरीज जारी रहेगी, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि ये चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा दूँ यूट्यूब पे, आपको कहीं और ज़्यादा धक्के ना खाने पड़े, इस चीज़ के लिए सर्चिंग ना करनी पड़े। तो कोशिश है मैं उसी सीरीज का 12वां पार्ट लेके आ गया हूँ। हालांकि मैं फिर कहूँगा, जिस प्रकार से पिछले वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स आया वो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि मेरी जितनी भी सीरीज़ें बंद हुई ना पहले की, वो इसी कारण हुई कि उसके ऊपर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरे को लगने लगा, जैसे DSSB की हमारी एक सीरीज शुरू हुई थी, तो उस पर जो ना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरे को क्लोज करनी पड़ी वो। तो ऐसा हो जाता है कई बार, रेगुलरिटी नहीं रह पाती है। फिर चलो, फिर भी मैं इसको पूरा करूँगा, कोशिश है, लेकिन मैं वादा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक बार वादा कर चुका हूँ। 100 पार्ट प्रोवाइड करवाने थे मेरे को, तो मैं भी जारी रख रहा हूँ कि किसी एक सीरीज़ के मेरे वीडियोज़ के 100 पार्ट पूरे हो जाएं। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा फील होगा अंदर से। इसके हमने 20 पार्ट पूरे कर दिए, तो 5वां हिस्सा हमारा पूरा हो रहा है आज। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। ऐसा व्यवहार जिसमें प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक नुकसान पहुँचाकर जीतना है। मतलब वो किस प्रकार का व्यवहार होगा अगर आपका पर्पज जो है प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाकर जीतना है। साइकोलॉजिकल और फिजिकली आपको उसको कोई चोट मारनी है और आपका पर्पज वहाँ पे जीतना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आक्रामकता का साधन के रूप में उपयोग करना। मतलब आप एक पॉजिटिव वे में अपनी एग्रेशन को यूज कर रहे हो, क्योंकि आप वहाँ पे जीतना चाहते हो। और यहाँ पे व्याख्या दे रखी, खिलाड़ी खेल के मैदान में ऐसा व्यवहार जिससे प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाकर अपने आक्रामकता का उपयोग कर खेल में विजयी होने की जो कोशिश करता है, वो आपका क्या कहलाता है, साधन के रूप में उपयोग आपका हो रहा है। और नेक्स्ट है, मनोलैंगिक विकास खालिस्तान के दौरान होता है। जो साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो कब होती है, तो वो आपकी होती है किशोर अवस्था में। और मनोलैंगिक साइकोसेक्सुअल जो आपकी डेवलपमेंट है किशोर अवस्था के दौरान आती है, क्योंकि यहाँ पे इस एज में जाके जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे वो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है शुरू हो जाती है। जैसे मन जो है अपोजिट लिंग की तरफ अट्रैक्ट करता है बच्चों का इस एज में जाके। तो ये वो एज होती है किशोर अवस्था में, जब बच्चे जो है लाइन आउट होने की संभावना रहती है। तो आप टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के, तो इस प्रकार का नॉलेज भी प्रैक्टिकल आप बच्चों को दे सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के दौरान व्यक्ति का बर्ताव खालिस्तान के द्वारा प्रभावित होता है। जो उसका बिहेवियर आएगा यहाँ पे, वो किसके द्वारा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो अभिजात वर्ग, जो उसके आसपास जो उसके फ्रेंड हैं, जो भी उसके हम उम्र के लोग हैं, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। समकक्ष व्यक्ति द्वारा प्रभावित होता है। किशोर अवस्था के दौरान पूर्ण परिपक्व मस्तिष्क और शरीर नहीं होता, इसलिए व्यक्ति अपने सहयोगियों या समकक्ष और साथ रहने वाले लोगों के द्वारा अधिक प्रभावित होता है, जो उसके सहपाठी होते हैं, जो उसके साथ रहते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण का जो है पर्सनैलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो है पर्सनैलिटी डेवलप होती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा पूर्वजों के वंश से जो कुछ भी अर्जित करता है वह सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है, तथा वातावरण बाहरी शक्ति है जिसे हम व्यवहारिक रूप से
जो हमें व्यवहारिक रूप से प्रभावित करता है। देखो वंशानुक्रम हो गया जो हमारा डीएनए है पेरेंट्स से जो हमें मिला। वातावरण ये तो हमारा इंटरनल फैक्टर हो गया जो पेरेंट्स से मिला। वातावरण बाहरी जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं, किस प्रकार का व्यवहार वहाँ पे है, किस प्रकार की जलवायु है, उन सब से ये चीज़ डेवलप होती है। नेक्स्ट है वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? जो आपकी ग्रोथ है। देखो जो व्यक्ति होता है उसकी डेवलपमेंट अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई है। जैसे आपका जब जन्म होता है तो आप किस शैशव काल में होते हैं, फिर बाल्यावस्था में चले जाते हैं, फिर किशोर अवस्था में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो है एज क्राइटेरिया बना रखा कि इस साल का बच्चा उसको शैशव काल में माना जाए, फिर बाल्यावस्था शुरू हो जाती है, फिर किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार से पूछा कि जो ग्रोथ है वो सबसे अधिक स्पीडली किस काल में होती है? वो आपकी शैशव काल में होती है। शैशव काल में बच्चा बड़ी जल्दी ग्रोथ करता है और बाल्यावस्था में जो है बच्चे की ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये याद रखने की बात है। और इसके बाद जो है कौन सा क्रेस्मर के शरीर प्रकार की वर्गीकरण नहीं है? अलग अलग जो पहले एजुकेनिस्ट हुए हैं, फिजिकल एजुकेनिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग बॉडी टाइप बताई है। तो यहाँ पे पूछा है, उनमें से क्रेस्मर भी थे। जो हमारी पीटीआई की सीरीज चली हुई ना, उसमें नेक्स्ट जो हमारा एक वीडियो आएगा उसमें हम ये क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे कि किसने किस प्रकार के बॉडी टाइप बताए हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो क्रेस्मर ने कौन सा वर्गीकरण नहीं किया? तो जो है कोलेरिक जो है इनका टाइप नहीं है, बाकी इन्होंने टाइप क्रेस्मर ने दिए हैं पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक। ठीक है, क्रेस्मर के अनुसार शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया। एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डायप्लेस्टिक 4 प्रकार के उन्होंने बताए थे। तो कोलेरिक इनका जो है पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक्टोमॉर्फ शरीर रचना का घटक नहीं है? देखो अलग अलग एजुकेनिस्ट ने अलग अलग बॉडी टाइप बताए, तो उनमें से हर एक जो बॉडी टाइप था उसकी अलग अलग विशेषता थी। अब एक्टोमॉर्फ होता है वो दुबला पतला लंबा होता है, फिर एंडोमॉर्फ होता है अंडे के आकार का। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के हैं। तो पूछा कि कौन सा जो है शरीर रचना घटक, एक्टोमॉर्फ की कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पे ये हमें बताना था। तो यहाँ पे हो जाएगा मजबूत और लंबी गर्दन, क्योंकि ये मजबूत नहीं होते ज़्यादा, ये लंबे दुबले पतले होते हैं। और सामान्यतः एक्टोमॉर्फ वह होता है जिसका शरीर दुबला पतला लंबा हो, उनकी हड्डियों का ढांचा छोटा होता है, सीना सपाट और कंधे छोटे होते हैं। इनको वजन बढ़ाने में काफ़ी मुश्किल होती है। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है जिससे इनमें चर्बी जमा नहीं होती। इनकी मसल्स भी बहुत मुश्किल से बढ़ती हैं। इसके बाद है मनोविज्ञान परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जा सकता है? जो आपकी साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग होती है उसके द्वारा आपकी कौन सी एज का जो है पता लगाया जा सकता है? तो वो होती है आपकी मानसिक आयु, मेंटल एज का जो आप पता लगा सकते हो। कालानुक्रमिक एज होती है कि आप कितने साल के हो, उस हिसाब से शरीर रचना आयु आपके शरीर की जो है क्या स्थिति प्रेजेंट उसमें, तो इस प्रकार की इनकी एज देखी जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। कालानुक्रमिक आयु वो होती है जो मंथ, महीने, दिनों में काउंट की जाती है। मानसिक आपकी साइकोलॉजिकल एज हो गई। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। कालक्रमिक आयु अर्थात आपके जन्म के दिन, वर्षों की संख्या में ऐसा क्या मनोवैज्ञानिक अपने मानसिक युग का वर्णन करते हैं? मनोवैज्ञानिक स्टैनफोर्ड बिनेट के बौद्धिक आंकड़े जैसे कि मानकीकृत परीक्षण विश्वसनीय साबित हुए, जबकि गंभीर विकलांगता के मामलों में चिकित्सक के आकलन से शिक्षित अनुमानों की तुलना में थोड़ा अधिक नहीं। मतलब स्टैनफोर्ड बिनेट वहीं इन्होंने जो है एक बौद्धिक मानसिक एज निकालने का फार्मूला दिया है और वो उसको रिलायबल माना जाता है, तो इससे ये ज्ञात की जाती है। फिर जो है सूची 1 का सूची 2 से जो है सही मिलान करना था, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इनका आपको जैसे राउंड रोबिन एक प्रतियोगिता होती है, काइफोसिस एक प्रकार का जो है हमारा आसन है, पोस्टल डिफॉर्मिटीज है, परक्यूशन एक प्रकार की जो है आपकी मसाज है, और स्टर्नम हमारी एक बोन है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। और नेक्स्ट है कुबड़ को और किस रूप में जाना जाता है? कुबड़ को और किस रूप में जाना जाता है? घुमावदार कंधा, राउंड शोल्डर। कुबड़ जो पीछे निकल जाता है आपका, काइफोसिस जिसको बोला जाता है, वो आपका होता है घुमावदार कंधा भी उसको कह सकते हो, गोल कंधे हो जाते हैं।
नेक्स्ट है स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी के अलग अलग जो है टाइप बताए हैं। तो स्पेंसर ने कितने टाइप बताए हैं, स्पेंसर ने जो है 6 टाइप बताए हैं, ये नीचे दे भी रखे हैं। ज्ञान प्रधान, कोग्निटिव, सौंदर्य जो जिसको सुंदरता अच्छी लगे, अर्थ प्रधान जो अर्थ की ज़्यादा बातें करे, राजनीति प्रधान जो राजनीति की बात करे, धर्म प्रधान जो एक धर्म की बात करे, समाज प्रधान जो सोशल होता है। तो ये 6 टाइप बताए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एंडोमॉर्फिक की विशेषता। एंडोमॉर्फ की क्या विशेषता है, तो ये आपकी स्थिल और वसा, मतलब इनके अंदर फैटी शरीर होता है, ज़्यादा मोटे होते हैं ये। और बता भी रखा है यहाँ पे, पढ़ भी सकते हैं। सर्डन द्वारा शारीरिक संरचना के आधार पर वास्तविक एंडोमॉर्फिक शरीर मोटा तथा और कोमल, आराम मतलब विनोद प्रिय और मिलनसार होता है, ठीक है। मेसोमॉर्फिक, इन्होंने 3 प्रकार बताए, तीनों ही आ गए यहाँ पे, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। तो एक्टो लंबा दुबला पतला पहले ही पढ़ चुके। मेसोमॉर्फिक का शरीर जो फिट होता है, स्वच्छ, अच्छा और बदन फुर्तीला, मजबूत, साहसी, उत्साही, निडर व सशक्त इत्यादि, ठीक है। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को जब वे गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं तो किस कारक का ज्ञान होना चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर को किस क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हो, फिजिकल का शिक्षण का कार्य करवा रहे हो, तो सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि शक्ति का उत्पन्न होना, शक्ति कैसे उपयुक्त होती है, प्रयोग कैसे होगी, अवशोषण ऑब्जर्वेशन कैसे होगा उसका ऑब्जर्वेशन। तो ये सारे ही फैक्टर जो है ज़रूरी होते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। नेक्स्ट है किस प्रकार का व्यक्ति तो स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता। तो कौन सा जो व्यक्ति है, ये भी किसी के द्वारा दिए गए ABCD टाइप बताए गए। तो पूछा कि कौन सा जो है कंपिटिटिव नहीं होता, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा B टाइप जो है बिल्कुल ही स्लो होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं किसी से, मस्त रहना। और A टाइप में बता भी रखें कि कौन से टाइप की क्या खास विशेषताएं होती हैं। जो A टाइप होते हैं अत्यधिक स्पर्धाशील होते हैं, आत्म विवेचनात्मक व शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं। टाइप B, इस प्रकार के व्यक्ति जो है शांतचित्त और सहनशील होते हैं, बिल्कुल ही भड़क नहीं लेते, बहुत शांत रहते हैं। इसके बाद C टाइप, इस प्रकार के व्यक्ति आकर्षक, मनोहर और शांत, सुस्त, निष्क्रिय, निराशा और नकारात्मक सोच वाले होते हैं, ठीक है। D टाइप, इस प्रकार के व्यक्ति एकांत प्रिय, कष्ट सहने वाले और नकारात्मक सोच के होते हैं। तो आप देख सकते हो आप किस टाइप के हैं यहाँ पे। इसके बाद 290 नंबर क्वेश्चन है। 290 नंबर क्वेश्चन है कि अभिकथन और तर्क दिया गया है। जैसे किशोर अवस्था तीव्र विकास और विसंगत परिवर्तन का समय होता है, जो भिन्न भिन्न किशोरों में भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल राइट बात है ये। किशोर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो विकास के लिए उत्तरदायी होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो इस मामले में जो है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C। अभिकथन जो है एक A ही सही है, परंतु उत्तर R जो है गलत होता है। ये बात इनकी गलत है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है विकसित नहीं होता, तो ये बिल्कुल विकसित हो जाता है। फिर है कथन और कारक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे व्यक्तिगत लक्षण और परिस्थितिजन्य कारक व्यवहार को प्रभावित करने के लिए विचित्र तरीके से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं या मिल जाते हैं। और तर्क दे दिया, एक व्यक्ति का व्यवहार पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक पुनर्बलन के द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्शन B बिल्कुल सही है। और जो है ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन A का जो है R सही स्पष्टीकरण नहीं है, बातें दोनों ठीक है। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन बताया है। तो कौन से जो है साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, कौन से व्यक्ति हैं वो, विलियम्स जेम्स हुए हैं वो व्यक्ति जिसने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन जो बताया है। नेक्स्ट है संज्ञानी विधा का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिंतन अनुभव से। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सिगमंड फ्राइड का संबंध निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से। तो सिगमंड फ्राइड जो है वो साइकोएनालिटिक थ्योरी या मनोविश्लेषण के सिद्धांत के जनक जो है माने जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, स्टेनले हॉल के अनुसार मानव विकास के लिए किस काल को पूर्व जन्म अनुभव के पुनरावर्तन का काल कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शैशव काल। स्टेनले हॉल ने जो है पूर्व जन्म पूर्व अनुभव के पुनरावर्तन का काल किसको माना है, शैशव काल को जो है माना है। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए। आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्पीड बिल्कुल स्लो कर ली है,
क्योंकि मैं देख रहा था पिछले एक वीडियो के ऊपर कमेंट आया था कि सर थोड़ी सी स्पीड को स्लो कीजिए, चाहे क्वेश्चन से कम कर दो लेकिन स्पीड स्लो कीजिए। तो मैंने आज बिल्कुल मेरी स्पीड के विपरीत चला हूँ, मैं बिल्कुल अपनी स्पीड को स्लो करके। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोज़ लगातार आते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जब तक नेक्स्ट वीडियो है तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।